सभी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, है ना। बायोलॉजी का 2 लेक्चर हो चुका है और 2 लेक्चर के बाद आज तीसरा लेक्चर होगा। तीसरा लेक्चर में मैंने कहा था कि कोशिका के अंदर की बात हम लोग जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे रॉबर्ट हुक ने खोज की थी 1665 में, फिर 1673 में एंटोनी वैन लीeuwenhoek आए, उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, सबसे बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका। ये फैक्ट हम लोगों ने जाना था, है कि नहीं। अब हम लोग आज देखेंगे कि कोशिका के अंदर की बात क्या है, कोशिका के अंदर क्या है, कोशिका के अंदर की बात भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम देखेंगे आगे। देखो, अब हम लोगों ने कोशिका तो देख लिया, मैं आपको एक बार के लिए कोशिका दिखा देता हूँ, देख लीजिए, है ना, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है कि नहीं, और आपका ये गोल्गी काय है, गोल्गी बॉडीज है, जो कि दोनों में होता है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी प्लांट सेल और ह्यूमन सेल दोनों में होता है, ठीक है। न्यूक्लियस केंद्रक, ये भी दोनों में होता है, जीव जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में मिलता है। उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म देख रहे हैं आप, साइटोप्लाज्म भी दोनों में होता है। मैंने बताया था कि भाई कोशिका कोई भी हो, उसके अंदर द्रव तो होगा, कुछ लिक्विड तो भरा होगा, तो उसी लिक्विड को ही तो साइटोप्लाज्म कहा जाता है ना, जो कोशिका के अंदर लिक्विड भरी होती है। चलिए अब आगे देखते हैं, राइबोसोम की बात कर लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर राइबोसोम भी है। राइबोसोम 2 टाइप के होंगे, एक आपका एंडोप्लाज्मिक, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना, ये दिख रहा है जो जिगजैग वे में है। और इसके बाद ही जो है इसी पे राइबोसोम लगे होते हैं। तो जिस पे राइबोसोम नहीं लगे होते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, EPR कहते हैं। और जिस पर राइबोसोम लगे होते हैं दाने जैसा आप देख पा रहे होंगे, उसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ EPF कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यही है एंडोप्लाज्मिक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले सेल वॉल से। सेल वॉल, है ना, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अब देखिए कोशिका भित्ति क्या है, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, कोशिका भित्ति, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। 1 मिनट, ठीक है। तो कोशिका भित्ति जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर कोशिका, ये एक नॉर्मल कोशिका है ना, ये नॉर्मल प्लांट सेल है। अब इसका जो सबसे बाहरी आवरण है वो आप देख सकते हो, 2 तरह की, इसमें 2 तरह की इसका बाउंड्री है। एक अंदर के लिए बाउंड्री है, अंदर जो चीज है उसके लिए एक बाउंड्री अलग है, और एक मोटी सा वलय है, उस वलय में दूसरी बाउंड्री, सबसे बाहरी बाउंड्री जो सराउंडिंग में है वो अलग है ना। तो जो सराउंडिंग में जो बॉडी होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, ठीक है, कोशिका भित्ति कहते हैं। ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। अब ये बनता कैसे है, आप इसके अंदर देख सकते हैं, मैंने क्या बताया कि अंदर प्रद्रवी जालिका होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म मतलब पूरे कोशिका के अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटो। पहले आप ये समझ लीजिए कि क्या है प्रोटोप्लाज्म, क्या है न्यूक्लियोप्लाज्म, और क्या है साइटोप्लाज्म। समझ में आ रहा है। चलिए साइटोप्लाज्म आप देख लीजिए। देखिए अगर मैं इसको एक कोशिका, ये दिख रहा है आपको कोशिका जैसे, इस कोशिका में ये केंद्रक है ना। अब इस केंद्रक में कोई फ्लूइड भरा होगा, ठीक है, केंद्रक में फ्लूइड भरा होगा, तो केंद्रक में जो फ्लूइड भरा है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, केंद्रक को। तो उसमें जो फ्लूइड भरा है तो न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्म मतलब होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा का मतलब ही होता है क्या, लिक्विड। समझ में आ रहा है। ऐसा लिक्विड जिसमें 70% से ज्यादा जल हो, ऐसा लिक्विड जिसमें 70% से ज्यादा क्या हो, जल हो, उसको हम प्लाज्मा कह देते हैं। समझ पा रहे हैं, चाहे वो प्लांट में हो या एनिमल में हो या किसी और अन्य जीव में, है ना। तो ऐसा जीव जिसमें 70% प्लस जल हो उसे हम क्या कह देंगे, प्लाज्मा कह देंगे। प्लाज्मा में आप देखोगे रक्त में जो प्लाज्मा है ना, उसका 90% जल ही होता है ना। आगे हम लोग ये सब रक्त वाले में देखेंगे। फिलहाल यहाँ आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए आप कि इससे निकलने वाले पदार्थ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और ये प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य, टोटल उसके अंदर जितनी द्रव भरी है उन दोनों से निकलने वाले पदार्थ से क्या बनता है,
इससे निकलने वाले पदार्थ से क्या बनती है, कोशिका भित्ति। ये जो सेल वॉल उसी से बनता है, ठीक है। ये सामान्यतः कठोर होता है एज कंपेयर टू आपका जीव के अंदर जो सेल है, समझ में। जीवों में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से थोड़ा सा नरम होता है। जीव हमारा जो सेल वॉल है, हमारे में क्या है कि हमारे में सुई, एक मान लो कि हमारा नरम होता है ना, तो एक सुई अगर उसमें डाल दिया जाए हमारे स्किन में, तो वो कोशिका को नुकसान पहुंचा देगी, ठीक है। लेकिन आप देखोगे प्लांट में आप सुई बहुत मशक्कत करनी पड़ती है उसमें सुई चुभाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका जो सेल वॉल है वो क्या है, हार्ड है। समझ पा रहे हैं? तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो प्लांट का सेल वॉल होता है वो एनिमल सेल के सेल मेम्ब्रेन से एज कंपेरेटिवली हार्ड होता है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा कठोर होता है। चलिए इसके आगे देखते हैं भाई, ये समझ में आ गया। इसके बाद फिर देखो क्या होता है, सेल वॉल और टिश्यू मतलब उत्तक। प्लांट के भी टिश्यू है, उत्तक होंगे, है ना, प्लांट के टिश्यू। तो सेल वॉल प्लांट के और उसके टिश्यू, इन दोनों को जोड़ के रखने का काम कौन करता है, सेलुलोज करता है। आप इस बात को याद रखिएगा, है ना। सेलुलोज का काम क्या है, टिश्यू और प्लांट के सेल को जोड़ करके रखना, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि हमारे में जो दो कोशिकाएं किससे जुड़ती है, ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, कोशिकाएं बहुत सारी चीजों की बनी होती है। जैसे मैंने इसको बताया कि ये इसकी कोशिका, इसके जो सेल वॉल किसको बना होगा, किससे बना होगा, सेलुलोज का बना होगा, ठीक है। सेलुलोज में आपका जो प्लांट का सेल वॉल होता है उसमें 30% सेलुलोज होता है, याद रखिएगा आप इसको, ठीक है। और इसके बाद देखिए आप ध्यान से, अब देखो कवक की कोशिका भित्ति, अगर आपको कोई पूछ दे कि कवक भी एक प्लांट है, उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आप बताएंगे काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद फिर पैक्टिन। अच्छा, पैक्टिन जो कीटों का जो बाह्य कंकाल होता है, कीट जो होते हैं, कीट पतंगी, इसके बाह्य कंकाल जो होगा वो बना रहेगा पैक्टिन का, याद रखना। किसका बन रहेगा, पैक्टिन का, है ना, ठीक है। अब ये इसी का जो एक आपका अवशिष्ट पदार्थ होता है पेड़ों में से, समझ में आ रहा है, पेड़ों में से अवशिष्ट पदार्थ जो निकलता है उसे हम गोंद कहेंगे, है ना। अब वो गोंद जो है वो किसका बना होगा, लिग्निन। गोंद को हम क्या कहेंगे, लिग्निन कहेंगे, याद रखिएगा इसको, लिग्निन कहेंगे, है ना। चलिए याद रखिएगा, सेलुलोज जो है वो एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज एक प्रकार का क्या है, पॉलीसेकेराइड है ना। पॉलीसेकेराइड जो वर्मी फॉर्म पॉलीसेकेराइड है, ये पॉलीसेकेराइड जो है हमारा अपेंडिक्स जो है वो उसको पचा नहीं पाता। ये हम लोग आगे देखेंगे पाचन तंत्र में। चलिए फिलहाल अभी आप इतना याद रखिएगा कि सेलुलोज, सभी सेल वॉल में 30% क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है ना। सेलुलोज का काम क्या है, कोशिका और उत्तक को दोनों को जोड़ करके रखना, है ना। और पेड़ों का चिपचिपा पदार्थ जिसको हम गोंद कहते हैं वो किसका बना होता है, लिग्निन का बना होता है। कीटों का बाह्य कंकाल किसका बना होगा, पैक्टिन का बना होगा। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, काइटिन की बनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर उत्तक देख लेते हैं। देखो उत्तक जो होता है, उत्तक में दो तरह, जैसे मान लो कि जड़ से तना, जड़ से आखिरी फूल तक या फल तक या पत्तियों तक जो न्यूट्रिशन है, जो भोजन है पौधे में, वो पहुंचाने का काम भी तो कोई करता होगा, तो वही काम उत्तक करता है, ठीक है। तो उत्तक में याद रखना क्या होता है, जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। उत्तक के अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों होता है। तो जाइलम जो है वो जड़ से जल को पहुंचाने का काम करता है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा इसको। वो ये जो है जाइलम है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, ये जो जाइलम दिख रहा है, तो जाइलम जल पहुंचाने का, आपको ऐसे समझ में आ रहा है, जाइलम से जाइलम जल पहुंचाने का काम करेगा। अब ये जाइलम की जो नली होती है ये सिंगल वे होती है। सिंगल वे मतलब ये एक बार पानी एक एंड से दूसरे एंड तक चले गया, फिर वो वापस नहीं आती, समझ रहे ना। कोई वॉल ऐसा होता है ना जो पानी सिर्फ जाता है वापस नहीं आता, वन वे वॉल है ये, ठीक है। चलिए अब इसके बाद भोजन कौन पहुंचाता है, तो भोजन के लिए फ्लोएम है, उसका नाम क्या है, फ्लोएम है। देखिए आप फ्लोएम है ना, ये खनिज लवण ये सब चीज पहुंचाता है कहाँ पर, पौधे के हर भाग तक,
पौधे के हर भाग तक, मिट्टी से लेकर के पौधे के हर भाग तक, जल से या मिट्टी से लेकर के या फिर सूर्य के प्रकाश से लेकर के कहाँ तक, हर भाग तक पहुंचाएगा। अब ये जो नली होती है ये टू वे नली होती है, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो नली कहाँ होगी, टू वे नली होगी। टू वे नली का मतलब क्या है कि भोजन ले जाया भी जा सकता है और उससे कोई चीज लाया भी जा सकता है। समझ में आ रहा है, मतलब इसका वॉल जो है एक तरफ से एंड नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। दो कोशिका को जोड़ने का काम, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि दो कोशिका को जोड़ने का काम कैसे करते हैं। कोशिका और उत्तक, पौधों में कोशिका और उत्तक को जोड़ने का काम कौन करता है, जाइलम करता है, हमें पता है, सॉरी सेलुलोज करता है। लेकिन दो कोशिका को जोड़ के कौन रखता है, तो याद रखना दो कोशिका को जोड़कर रखने का काम, ये जीवों की बात कर रहा हूं मैं, है ना। जीवों में दो कोशिका को जोड़ के रखने का काम कौन करता है, लेमेला। क्या कौन करता है, लेमेला, ठीक है, लेमेला करता है। पौधों में भी है, पौधों में भी इसी का यही काम रहेगा। तो दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम कौन करेगा, लेमेला। पूछ सकते हैं, उसको घुमा के पूछ देगा कि दो कोशिकाओं के बीच में कौन सा पदार्थ होता है, तो क्या बताओगे आप, लेमेला होता है। यही इसको जोड़ के रख देखिए, लेमेला जो होता है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट के रूप में होता है। समझ में आ रहा है, ये जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट के रूप में होता है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट जो होते हैं ये उस समय घुले, जब कच्चा फल होता है तो उसमें वो घुले नहीं होते, ठीक है। जब कोई फल कच्चा है तो ये जो लेमेला है उसके अंदर घुला नहीं होता है। जैसे जैसे धीरे धीरे फल पकता है तो लेमेला घुल जाता है उसमें। समझ में आ रहा है, अब जब लेमेला घुल जाता है तो उसकी पकड़ थोड़ी कमजोर हो जाती है। भाई दो कोशिका को पकड़ के रखा है वो, जब वो फलों में घुल गया है तो वो उसकी पकड़ थोड़ी कमजोर हो जाएगी और पेड़ जो है वो पेड़ से फल अपने आप टूट करके गिर जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेड़ से फल अपने आप स्वतः ही टूटकर कैसे गिर जाते हैं, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण क्या है कि फल के अंदर लेमेला का घुल जाना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ये दिख रहा है आपको लेमेला, ये बीच में लेमेला एक पदार्थ है ना। ये बना किसका है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट का बना हुआ है, ठीक है भाई। तो ये हम लोगों ने सेल वॉल देखा। अब आप हेडिंग लगा लीजिएगा, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसी को हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। देखिए कोशिका भी, सेल वॉल जो है वो कोशिका भित्ति उसको कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन है उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। समझ में आ रहा है, तो यहां पर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है ना। प्लांट में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। आगे देखते हैं, ठीक है। अब कोशिका भित्ति का और अन्य नाम क्या है, इसको हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। जीवित जो है वो ये एक झिल्ली है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। या इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि देखो कोशिका के लिए जो मेम्ब्रेन है वो तो सेल वॉल है पूरी कोशिका के लिए, लेकिन प्लाज्मा के लिए जो मेम्ब्रेन है वो कौन सा है, कोशिका भित्ति, सॉरी कोशिका झिल्ली। आप समझ रहे ना, ये पूरा प्लाज्मा भरा हुआ देख रहे हैं आप, ये पूरा प्लाज्मा भरा हुआ, इसके लिए एक परत है, वो कौन सी परत है, वो तो सेल वॉल तो है नहीं, वो कौन सी परत है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल झिल्ली। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कोशिका भित्ति कहते हैं, सॉरी कोशिका झिल्ली कहते हैं, या फिर इसी को हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, क्योंकि प्लाज्मा के लिए जो झिल्ली है वो वही है जो कोशिका झिल्ली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ये किसका बना होता है, ये टोटली देखो इसके बीच में जो है ये एक वलय है ना, ये जो वलय है इस वलय को हम क्या कहेंगे, ये वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। याद रखिएगा ये किसका बना होता है, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होगा, का बना होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि प्लाज्मा झिल्ली का काम क्या होता है। समझ में आ रहा है, क्या होगा कि सेल होगा तो सेल के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया प्रवेश करने का कोशिश करेंगे, बहुत सारे वायरस जो है उसके अंदर एंटर करने का कोशिश करेंगे जो हार्म पहुंचाएंगे सेल को, है कि नहीं। तो इनसे बचने के लिए ये एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। कहने का मतलब ये है
अणुओं के आने जाने पर नियंत्रण रखता है। कौन आ रहा है सेल के अंदर, कौन जा रहा है सेल के अंदर और सेल के बाहर, है कि नहीं। इस पर नियंत्रण कौन करता है, ये कोशिका झिल्ली करता है, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली करता है, समझ में आ रहा है। और एक काम करेगा, ये जो सेल के अंदर आयन है, जो आयंस है, समझ आ रहा है, उसका जो कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए, आयंस का कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए, उसका सांद्रण को बनाए रखने के लिए क्या होता है, इसका प्रयोग होगा सेल मेम्ब्रेन का काम, ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम, है ना। आयन को सांद्रता को बनाए रखने के लिए, उसके आयंस की सांद्रता को बनाए रखने के लिए, ठीक है। चलिए अब अगले टॉपिक, ये तो हो गया आप लोगों का सेल मेम्ब्रेन, है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं जीव द्रव्य, ठीक है। क्या देखेंगे, जीव द्रव्य। देखिए यहां पर जीव द्रव्य आ गया आपके सामने। जीव द्रव्य जो है, इसी को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इसी को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब जीव द्रव्य बनता किससे, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया था कि केंद्रक में जो द्रव है कि नहीं, और जो कोशिका की द्रव है, जो द्रव केंद्रक की है और जो कोशिका की द्रव है, दोनों को अगर मिला दें तो जीव द्रव्य बन जाएगा, है ना, ठीक है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। जीवन का, देखो इसी को हम जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जो भी इसके अंदर क्रियाएं होती है वो इसी के अंदर होती है, इन्हीं द्रवों के अंदर होती है, ठीक है। इन्हीं द्रवों के कंसंट्रेशन अगर अच्छा बना रहेगा तो वो क्रिया होगी, नहीं तो सब डिसबैलेंस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं, क्या कहते हैं हम इसको, जीवन का भौतिक आधार। याद रखना पूछता है, जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है, केंद्रक द्रव्य को कहा जाता है, कोशिका द्रव्य को कहा जाता है, वैक्यूल्स को, रिक्तिकाओं को कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जीवन का भौतिक आधार, है ना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि प्रोटोप्लाज्म में होता क्या क्या है ना। देखो प्रोटोप्लाज्म का एक और नाम है सारकोड, यहाँ दिख रहा है आपको, सारकोड, ठीक है। पहले इसको सारकोड कहा गया था, फिर बाद में इसको प्रोटोप्लाज्म कहा गया। इसके खोजकर्ता का नाम लिख लो कॉटी। क्या नाम है, कॉटी, CORTI, कॉटी, ठीक है। इसका खोज किया था किसने, कॉटी ने 1772 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, इतना तो समझ लिया आप लोग। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि जीवन की सभी क्रियाएं, जीव की सभी क्रियाएं इसी के अंतर्गत होती है, इसी के अंदर होती है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका नामकरण किसने किया था, प्रोटोप्लाज्म में ये नाम किसने दिया था, तो याद रखना पुरकिंजे ने दिया था इसका नाम, है ना, पुरकिंजे या फिर मोहले, पुरकिंजे या फिर मोहले, ये दो नाम आते हैं एग्जाम में। 1840 में इसका हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर होता क्या क्या, तो मैंने बताया कि प्लाज्म है, प्लाज्म मतलब 60 से 80% तो इसके अंदर जल होता है, समझ रहे हैं, 60 से 80% इसके अंदर जल होगा, समझ में आ रहा है। और बाकी जो है 30% मतलब 70% जल होता है और 30% क्या होगा, इसमें मिनरल्स और आयंस होंगे। 30% इसमें मिनरल्स और आयंस हो गए, है कि नहीं, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, मैं आपको यहीं दिखा देता हूं। अब इस 30% जो तत्व हैं, ये जो 30% तत्व हैं, इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन होगा लगभग 62%, हाइड्रोजन होगा लगभग 10%, ठीक है, लगभग 10% हाइड्रोजन होगा, और कार्बन होगा लगभग 20%, देखिए यहाँ पर, यहाँ लिख के दे दिया हूँ। कैल्शियम होगा लगभग 2.5%, फॉस्फेट होगा 1.14% और नाइट्रोजन होगा कितना, 3%, ठीक है, 3% होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, है ना। अब याद रखिएगा इस प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड कुछ लोगों ने कुछ थ्योरी दिया था, है ना। तो कुछ लोगों ने कहा था कि इसके अंदर जो संरचना है वो एक जाल टाइप का है ना। तो जालिका वाली जो थ्योरी है, ठीक है, जालिका सिद्धांत, प्रोटोप्लाज्म का जालिका सिद्धांत किसने दिया था, हैंस्टेन ने दिया था। किसने दिया था, हैंस्टेन ने दिया था, बिल्कुल याद रखिएगा इसको, है ना। और प्रोटोप्लाज्म का कणिका सिद्धांत, किसी ने कहा था कि इसमें कणिकाएं हैं बहुत सारी, छोटी छोटी क्या है, कॉर्पसल्स है। तो कणिका सिद्धांत दिया था अल्टमैन,
है ना। जीव द्रव्य की कणिका सिद्धांत किसने दिया था? अल्टमान ने। और कुछ ने कहा था कि इसमें जाली नुमा है, और बहुत सारे लोगों ने कहा था, लेकिन ये एक क्या है, इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, है ना। जालिका वाली सिद्धांत किसने दिया था? वो थे हमारे भाई साहब, कौन? हैंस्टेन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये थे क्या? प्रोटोप्लाज्म, याद रखना, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आते हैं वैक्यूल्स, रिक्तिका में, है ना। तो रिक्तिका देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिक्तिका किस में होता है? रिक्तिका एनिमल सेल में तो होगा नहीं, है ना। मैंने आपको वो चार्ट अच्छे से याद करने के लिए कहा था, आपको याद होगा कि उसमें रिक्तिका नहीं थी एनिमल सेल में, नो वैक्यूल्स लिखा था। वैक्यूल्स मतलब ही रिक्तिका होता है, तो उसमें रिक्तिकाएं नहीं थी, है ना। तो आप यहां पर ध्यान से देखिए कि इसमें रिक्तिकाएं दिख रही है क्या आपको? सेल में देखिए, नहीं होगा रिक्तिका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो रिक्तिका के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये सिर्फ किस में पाया जाएगा? प्लांट में पाया जाएगा। सिर्फ किस में पाया जाएगा? प्लांट में पाया जाएगा। तरुण कोशिका, देखो याद रखना कि कुछ रिक्तिकाएं ऐसी होती है जिसके, देखो आपको रिक्तिकाएं तो दिख रही होंगी ना इसमें, ठीक है। तो कुछ रिक्तिकाएं ऐसी होंगी जो आकार में छोटी होंगी लेकिन संख्या में बहुत ज्यादा होगी। आकार में छोटी होगी लेकिन संख्या में बहुत ज्यादा होगी, तो इसको हम कहते हैं तरुण कोशिका, मेच्योर कोशिका, ठीक है। अब कुछ कोशिकाएं ऐसी होंगी, कुछ बड़ी छोटी रिक्तिकाएं होंगी जो आकार में बड़ा होगा, आकार में बिल्कुल बड़ा होगा लेकिन संख्या में कम होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं परिपक्व रिक्तिकाएं कहते हैं, परिपक्व कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब ये रिक्तिका जो है, ये रिक्तिका भी दिख रही है, तो इस रिक्तिका में, मतलब रिक्तिका के अंदर जो कोशिकाएं होती है, मैं उसकी बात कर रहा था, है ना। रिक्तिका के अंदर कुछ कोशिकाएं ज्यादा होती है लेकिन उसकी आकार कम होता है, छोटा होता है, लेकिन कुछ कोशिकाएं बड़ी होती है लेकिन उसका आकार, उसकी संख्या क्या होती है? कम होती है ना। तो इसी वैक्यूल का, इसके वैक्यूल के ऊपर भी एक परत होता है, तो इस परत को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल का झिल्ली जो बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो रिक्तिका झिल्ली, ये किसका बना होगा? टोनोप्लास्ट का बना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। इसके अंदर एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, देखो ध्यान से, इसके अंदर ये दिख रहा है ना, इसके अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होगा, उसमें नाइट्रोजन होता है, अमीनो अम्ल होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, ठीक है ना। ये सभी चीजें होंगी और ये भोज्य पदार्थ भी का संचय भी करता है। याद रखिएगा, वैक्यूल जो है, रिक्तिकाएं, उनका काम क्या है? भोज्य पदार्थों का संचय करना, इकट्ठा करके अपने अंदर रखना। समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग लवक पर, प्लास्टिड पर, ठीक है। प्लास्टिड याद रखना कि ये कलर से संबंधित है, पौधों के कलर को इफेक्ट पहुंचाता है प्लास्टिड। आगे हम लोग देखते हैं क्या होगा। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है प्लास्टिड, ये सिर्फ किस में पाया जाएगा? पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा। उसके बाद फिर इसके खोजकर्ता का नाम देखिए, याद रखिएगा, क्या नाम है इसका? हैकेल नाम है। नामकरण कौन किया था इसका? सिम्पर ने किया था, ठीक है। नामकरण किसने किया था? सिम्पर ने किया था, है ना। अब मैंने क्या बताया कि ये रंग से संबंधित है, किसी भी पौधे का रंग जो है वो इसी प्लास्टिड पर, लवक पर डिपेंड करता है। अब लवक का मतलब कितने टाइप के होंगे? मेनली होगा कितने टाइप का? 3 टाइप के होंगे। क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट होगा और ल्यूकोप्लास्ट होगा। तो ये सब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है तो याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट, ये आपको दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट कोशिका में। अब इसकी भी झिल्ली होगी, ये भी एक किसी से जो है वो कवर्ड है ना, तो वो किसका बना होगा? लाइपोप्रोटीन का बना होगा। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि क्लोरोप्लास्ट किसका बना होता है? लाइपोप्रोटीन का झिल्ली से ढका होता है, ठीक है। अच्छा रखना, इसके अंदर जो है, जो तरल होता है वो अर्ध तरल अवस्था में होता है। इसके अंदर जो लिक्विड भरा है वो सेमी सॉलिड होता है। समझ में आ रहा है? इस सेमी सॉलिड को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, अंदर का तरल पदार्थ क्या है? सेमी सॉलिड है, इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं, है कि नहीं। अब देखो, इस स्ट्रोमा के अंदर, ये स्ट्रोमा आपको देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, स्ट्रोमा दिख रहा है। स्ट्रोमा जो ये साइड में तरल पदार्थ भरा हुआ है, ये है स्ट्रोमा,
ठीक है। अब इसके अंदर देखो सिक्के जैसी संरचना दिख रही है कि नहीं, सिक्के जैसी संरचना पाई जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। ठीक है। अब ग्रेनम के अंदर भी आप अगर देखोगे तो ग्रेनम के अंदर एक चपटी संरचना दिखाई देगी, उस चपटी संरचना को हम क्या कहते हैं, थैलेकाइड कहते हैं। याद रखना इसको, ठीक है। हाँ, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में इनमें से क्या नहीं होता, ये पूछता है इसमें से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का अंग नहीं है या है ना, तो आपको याद रखना है स्ट्रोमा होगा, ठीक है। अर्ध तरल पदार्थ जो भरा होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे। स्ट्रोमा के बाद क्या होगा, ग्रेनम होगा। ग्रेनम के बाद क्या होगा, थैलेकाइड होगा, ठीक है। देखो इसको अगर आपको एक सीक्वेंस जमाना हो तो आप जमा सकते हो कि क्लोरोफिल है कि नहीं, क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, स्ट्रोमा के अंदर ग्रेनम के अंदर थैलेकाइड होगा। समझ में आ रहा है। ग्रेनम के अंदर बहुत सारे थैलेकाइड होते हैं, एक ग्रेनम में लगभग 100 थैलेकाइड होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल, ठीक है। अब जब थैलेकाइड के पास पहुंच जाओगे तो थैलेकाइड के अंदर क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाएगा, थैलेकाइड के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लोरोफिल आप याद रखिए, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा, थैलेकाइड के अंदर। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक है। बाकी चित्र आप देख रहे हैं, अच्छे से याद हो जाएगा चित्र देखने से, ठीक है। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल के अगले भाग, क्लोरोफिल देख रहे हैं आप, क्लोरोफिल के अगले भाग को हम लोग पेरोल कहते हैं, है ना, ये देखिए पेरोल। और क्लोरोफिल के पिछले भाग को हम क्या कहते हैं, फाइटल कहते हैं। पिछले भाग को क्या कहेंगे, फाइटल कहते हैं। क्लोरोफिल का मुख्य घटक पूछ लेता है कभी कभी, क्लोरोफिल का मुख्य घटक जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है। क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या होता है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम से ही जुड़े होते हैं, याद रखना। क्लोरोफिल किससे जुड़े होते हैं, मैग्नीशियम से जुड़े होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, अब बहुत ज्यादा मात्रा में क्लोरोफिल होता है। अगर मैं क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल की तुलना करूं तो क्लोरोप्लास्ट में लगभग 75% क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में कितना होगा, 75% क्लोरोफिल होगा, है ना, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये बताया कि आपको ये देखिए यहाँ पर कलर पे इफेक्ट करेगा, तो लाल रंग, है ना, नारंगी रंग, ये सब किसके कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण। पीला रंग, लाल रंग, है ना, और जैसे टमाटर का लाल रंग हो गया तो लाइगोपिन के कारण होगा, ठीक है, याद रखना। तो लाल रंग किसके कारण होगा, लाइगोपिन के कारण होगा। पीला रंग होगा तो एंथ्रोफिल के कारण होगा, है ना। नारंगी रंग होगा तो कैरोटीन के कारण होगा। जैसे गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होगा, कैरोटीन के कारण होगा। कौन सा कैरोटीन, तो बीटा कैरोटीन के कारण। आगे देखेंगे हम, ठीक है, ध्यान से समझना, है ना। और अब आते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट में। अच्छा, एक चीज और पूछ सकते हैं आपसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये हम लोगों ने जितनी भी चीजें पढ़ी अभी क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट, फिर स्ट्रोमा, फिर ग्रेनम, फिर थैलेकाइड, है कि नहीं, उसके बाद फिर अंदर में क्लोरोफिल होगा। तो आपसे पूछेगा कि पौधे में प्रकाशीय अभिक्रिया, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। तो प्रकाशीय अभिक्रिया किस में होगा, कौन से इसमें से अंग में होगा। और लाइगोपिन कह रहा हूं कि अप्रकाशीय अभिक्रिया किस में होगा। देखिए यहाँ पर लाइगोपिन देखा था मैंने। अप्रकाशीय अभिक्रिया किसके कारण होगा, स्ट्रोमा के कारण होगा, याद रखना, ठीक है। प्रकाशीय अभिक्रिया किसके कारण, ग्रेनम के कारण, और अप्रकाशीय अभिक्रिया स्ट्रोमा के कारण होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो हो गया, अब देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है भाई, क्रोमोप्लास्ट भी रंग से ही जो है वो संबंधित है, पौधों के रंग से ही, ठीक है। बस इसमें क्या होता है कि इसमें स्ट्रोमा नहीं होता। क्रोमोप्लास्ट में क्या नहीं होता, स्ट्रोमा नहीं होता। अब स्ट्रोमा नहीं होता तो ग्रेनम नहीं होगा, ग्रेनम नहीं होगा तो थैलेकाइड नहीं होगा, ठीक है। अब इसका रंग, ठीक है, कारण क्या है, अब ये क्रोमोप्लास्ट काम किसमें आएगा, ये फूलों के रंग के लिए काम आता है, ठीक है। फूलों के रंग के लिए ये उत्तरदायी है, इसका कारण, है ना। पुष्पों का रंग, ठीक है, लाल हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ये सभी जो है इसके कारण होता है। किसके कारण, क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, ठीक है।
फलों का रंग भी इसी के कारण ही है कि नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, अब ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं। ये प्लास्टिड का तीसरा भाग है ना, ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होगा, उन भागों में पाया जाता है जहां प्रकाश, मतलब इस ल्यूकोप्लास्ट का मतलब यह है कि इसमें कोई भी कलर नहीं होता। अब कलर कौन सी जगह में नहीं होता, तो जड़ में कोई खास कलर नहीं होता इसमें, है ना, जड़ का कोई कलर नहीं होता। तो जड़ का कोई जो आपको दिखता है वो तने का कलर होता है, जड़ का नहीं है, ठीक है ना। तो जड़ में कलर क्यों नहीं होता है, इसीलिए क्योंकि वहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता। तो जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता ऐसे जगह को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। उन भागों में पाया जाता है जहां प्रकाश नहीं पहुंचता, है ना, भूमिगत जड़ हो गया, तना हो गया, आलू इत्यादि हो गया, ये सब का कोई कलर नहीं होता, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट को अगर हम फिर अगर आगे बांटना चाहें तो फिर वो 3 भागों में बांट सकते हैं, देख सकते हैं आप, इमायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है। इमायोप्लास्ट क्या होगा, शर्करा, है ना, शर्करा स्टार्च का संचय करेगा। ये क्या काम करेगा, स्टार्च का संचय का काम करेगा, ठीक है। इलायोप्लास्ट क्या काम करेगा, वसा के संचय का काम करेगा, वसा के संचय का काम करेगा। प्रोटीनोप्लास्ट क्या करेगा, प्रोटीन के संचय का काम करेगा। यहां तक समझ पा रहे हैं कि नहीं, कोशिका का सबसे बड़ा। अब यहां पर हम लोग देखते हैं आगे, है कि नहीं। चलिए लगभग आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है, तो हम लोग बाकी अगले क्लास में करते हैं, और बाकी अगले क्लास में देखते हैं, है ना। अभी भी बचा हुआ है, जैसे गोल्गी बॉडी बचा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बचा हुआ है कि नहीं, राइबोसोम बचा है, लाइसोसोम बचा है, ग्रेनम बचा, ग्रेनम कह रहा हूँ, माइक्रो बॉडी, सूक्ष्म तत्व बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखेंगे। न्यूक्लियस बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसमें, इसका अंग है न्यूक्लियस, वो बचा हुआ है। तो अगले हम लोग क्लास में इसको खत्म कर देंगे, कोशिका के अंदर की संरचना। तो लगभग कोशिका ही अगले क्लास में खत्म हो जाएगी, है ना। उसके बाद हम कोशिका को किस किस चीज की जरूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, है ना, और प्रोटीन, फैट, ये सब की जरूरत होती है। तो इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में, अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।